नमस्कार साथियों। आज हम मानव अधिकार आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस मानव अधिकार आयोग के बारे में चर्चा करने से पहले हम इस बात को जानेंगे कि आखिर मानव अधिकार क्या होते हैं। देखिए, मनुष्य के जन्म के साथ ही प्रकृति कुछ अधिकार उसे उसके लिए बनाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? मानव अधिकार बोलते हैं। और ये मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि एक मनुष्य होने के नाते हमें प्राप्त है। और इन्हीं अधिकारों की वजह से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का क्या कर पाता है? विकास कर पाता है। चूंकि बात मनुष्य की हो रही है, मानव की हो रही है, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि मनुष्य की उत्पत्ति और मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर के आज तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में मनुष्य का विकास किन किन अवस्थाओं से गुजरा है, इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, मनुष्य से पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी से पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, इस बात को भी हम जानेंगे। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति हम यहाँ क्यों जान रहे हैं? क्योंकि हम इस बात को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य जब विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है, तो ऐसा कौन सा कालखंड था जिसमें आकर के मनुष्य ने अधिकार जैसी कोई अवधारणा को महसूस किया, या मानव अधिकारों की कोई जैसी जो समान मिलती जुलती जो अवधारणा थी, वो सबसे पहले उसने कब महसूस की, इस बात को हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप इस बात को जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान में एक थ्योरी प्रचलित है और उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी, या इसको हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। अब इस बिग बैंग थ्योरी का जो मूल आधारशिला है वो 1929 में एक जॉर्ज लिमेट्री, या इसको कई बार जॉर्ज लियोमेंडर भी कहते हैं, तो जॉर्ज लिमेट्री नामक एक विद्वान ने इसकी आधारशिला रखी। तो बताया था कि आज का जो ब्रह्मांड है वो मूल रूप से एक बिंदु था, एक गोला था, और उस गोले में अनंत घनत्व और अनंत द्रव्यमान वाला जो गोला था उसमें अनंत ही ऊर्जा थी। और अनंत ऊर्जा की वजह से अचानक ही उसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। और विस्फोट की वजह से उस बिंदु या गोले के बहुत सारे टुकड़े हुए, और वही टुकड़े आगे चल करके ग्रह या और बड़े जो नक्षत्र है वो बने। और इसी प्रक्रिया के दौरान हमारी पृथ्वी भी क्या हुई? उत्पन्न हुई। इस प्रकार की जो बात है वो कौन कहता है? बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। इस बात को जान के अच्छा, बिग बैंग थ्योरी एक बात कहती है कि लगभग 1400 करोड़ साल पहले, या 1380 करोड़ साल भी इसका बताया गया कि लगभग 1400 करोड़ साल पहले जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। लगभग 1400 करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ऐसा कौन कहता है? बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अच्छा, यही बिग बैंग जो थ्योरी है वो कहती है कि 450 करोड़ साल पहले, 450 करोड़ वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये बात कौन कहता है? तो ये बिग बैंग थ्योरी कहती है। अच्छा ठीक है, मान ली बात। अब ध्यान रखिए, इस सिद्धांत की जो आधारशिला है, जो मूल बिंदु है, वो 1929 से माना जाता है। ठीक है, अब हमारे जो शास्त्र है, क्या उनमें भी पृथ्वी या सृष्टि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बातें मिलती है? बिल्कुल मिलती है। हम किसका रेफरेंस दे सकते हैं, किसका संदर्भ दे सकते हैं? तो ध्यान रखिए, ऋग्वेद का एक नास्ति सूक्त है। उस नास्ति सूक्त में ये लिखा मिलता है कि जब ना तो सत्य था और ना ही असत्य था, तो यानी कि कुछ भी नहीं था, तो उस समय एक बौद्धिक तत्व चेतना अपनी शक्ति से क्या थी? विद्यमान थी। और अचानक उस चेतना जो रूपी बिंदु था उसमें अनंत ऊर्जा और अनंत घनत्व या द्रव्यमान, आप जो भी नाम बोले, उस अनंत ऊर्जा वाले बिंदु में अचानक रुद्र भयंकर गर्जना उत्पन्न हुई, और उस वजह से उसमें नाद की वजह से विस्फोट हुआ। और विस्फोट से जो आगे ये सिद्धांत है वही बात हमारी यहाँ मिलती है कि आगे चलकर ब्रह्मांड का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इस प्रकार से जो बातें वो ऋग्वेद की नासदीय सूक्त में मिलती है। किस सूक्त में मिलती है? नासदीय सूक्त में। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है वो इस प्रकार होगी कि हमारे देश में अगर, हमारे शास्त्रों में अगर कोई बात है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते। अगर वही बात को आधार बनाकर के कोई पाश्चात्य विद्वान वैज्ञानिक अगर सिद्ध कर दे हाँ ऐसा होता है, तो हम उसको भाग करके स्वीकार कर लेते हैं। ये बड़ी विडंबना है। तो नासदीय सूक्त में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ठीक इसी प्रकार की बात मिलती है जैसा कि बिग बैंग थ्योरी बताती है। अब आप इस बात को सोचिए कि क्या बिग बैंग थ्योरी प्राचीन है या हमारा ऋग्वेद प्राचीन है? तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि सत्य का जो उद्गम है, या इस बात में जो सच्चाई है, वो सबसे पहले कहां देखी गई थी? यानी कि ऋग्वेद के नास्दीय सूक्त में देखी गई थी। इसके अलावा ऋग्वेद का एक और सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त, इसमें भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। और एक हम
इस बात को जानते हैं कि चारों वर्णों की उत्पत्ति के बारे में ऋग्वेद का 10वां मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें भी मिलता है। चारों वर्णों की उत्पत्ति के अलावा पुरुष सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी मिलती है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो ऋग्वेद का एक जो पुरुष सूक्त है 10वें मंडल से संबंधित है, इस पुरुष सूक्त में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर दी 1380 करोड़ साल पहले या 1400 करोड़ साल पहले लगभग कह सकते हो। पृथ्वी की उत्पत्ति हमने बता दी 450 करोड़ साल पहले, ठीक है। अब मनुष्य भी तो आएगा, तो ध्यान रखिए मनुष्य के बारे में, मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में दो प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित है। एक तो हम देखेंगे भारतीय संदर्भ में कौन क्या कहता है मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में, और एक देखेंगे पाश्चात्य जो बातें, पाश्चात्य जो परंपराएं हैं, जो सिद्धांत है वो क्या कहते हैं। सबसे पहले हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा ग्रंथ था? सत्यार्थ प्रकाश। इस सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में, अब समोल्लास का सीधा मतलब खंड, 8वें खंड में, यानी इस पुस्तक इस ग्रंथ के 8वें खंड में या 8वें समोल्लास में मनुष्य की उत्पत्ति का जो स्थल है वो क्या बताया गया? त्रिविष्टप बताया गया। अब ये त्रिविष्टप क्या है? त्रिविष्टप, तो त्रिविष्टप है वो क्या है? आज का तिब्बत है। एक बात ये भी अपने को ध्यान में आ गई कि तिब्बत के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता था प्राचीन काल में? त्रिविष्टप, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती जी अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में मनुष्य की उत्पत्ति का जो स्थान है वो क्या बताते हैं? तिब्बत बताते हैं। आगे चलकर हम जब जो वैदिक सभ्यता है और वैदिक सभ्यता के निर्माता जो आर्य थे, तो दयानंद सरस्वती ऐसा कहते कि आर्य कहां से थी? तिब्बत आई थी। तो ये बात भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना चरक संहिता में, चरक संहिता में मनुष्य की उत्पत्ति का जो स्थान माना गया वो क्या माना गया है? मेरु पर्वत या सुमेरु पर्वत माना गया। इस बात को ध्यान रखिए। इसके अलावा महाभारत में मनुष्य की उत्पत्ति का जो स्थान है वो मानसरोवर क्षेत्र माना गया। मनुष्य की उत्पत्ति का स्थान है वो क्या माना गया है? मानसरोवर क्षेत्र। ये भी क्लास मानसरोवर आज का जो है। तो इस प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, यानी कि किस क्षेत्र में मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में हमने बात देखा कि भारतीय संदर्भ में, कि भारतीय विद्वानों ने कौन कौन से स्थानों के बारे में बताया कि वहां से मनुष्य की उत्पत्ति मानी जा सकती है। तो ये जो संदर्भ है मैंने आपके सामने रखे। उसके बाद में पाश्चात्य जो वेस्टर्न जो थ्योरीज है उस पर बात करें तो वो एक अवधारणा मानती है कि मनुष्य का विकास और जो उद्गम है ना वो एक क्रमिक विकास के रूप में हुआ है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हुआ है। और मनुष्य के क्रमबद्ध विकास में ये बताती है, आधुनिक विज्ञान बताता है कि सबसे पहले मनुष्य के जिस रूप का निर्माण हुआ या मनुष्य के जिस स्वरूप का अस्तित्व आया वो कौन थे? प्राइमेट्स थे। प्राइमेट्स यानी कि स्तनपायी प्राणी। ये आधुनिक विज्ञान कहती है कि मनुष्य के से मिलता जुलता कोई जो प्राणी था वो सबसे पहले कौन था? प्राइमेट्स था। और प्राइमेट्स की उत्पत्ति कब हुई? लगभग 360 लाख साल पहले। आप यूं मान सकते हो कि 3.5 करोड़ वर्ष पहले प्राइमेट्स की उत्पत्ति हुई थी। 3.5 करोड़ वर्ष पहले। कौन कहती है? आधुनिक विज्ञान कहती है। प्राइमेट्स के बाद मनुष्य के जिस स्वरूप का अस्तित्व उत्पत्ति हुई वो कौन थे? होमोनोइड थे। कौन थे भाई? होमोनोइड थे। इस बात को ध्यान रखिए। और होमोनोइड की जो उत्पत्ति है वो कब मानी जाती है? लगभग 2.5 करोड़ साल पहले, ऐसा आधुनिक विज्ञान कहती है। इस बात को ध्यान रखिए। होमोनोइड के बाद मनुष्य के जिस स्वरूप की उत्पत्ति हुई वो था होमोनिड। कौन था? होमोनिड। इस बात को ध्यान रखिए। और होमोनिड की जो उत्पत्ति मानी जाती है आधुनिक विज्ञान के अनुसार वो 64 लाख साल पहले मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखिए। और ये जो होमो है वो आगे चलकर 2 शाखाओं में विभक्त हुआ बटा। एक थी इसमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस और एक थी आपकी होमो। क्या थी? होमो। और इस होमोनिड की जो है उत्पत्ति कब मानी जाती है? 64 लाख वर्ष पहले। होमो आगे चलकर फिर 3 भागों में बटा, 3 शाखाओं में बटा। अब ये शाखा कौन कौन सी है? एक तो होमो हेबिलिस, एक है होमो इरेक्टस और एक है आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है कौन सा? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो लगभग
8 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है आधुनिक विज्ञान के अनुसार। अब बात जरा गौर से देखिए कि सबसे पहले प्राइमेट्स के बाद होमोनोइड के बाद होमोनिड और होमोनिड की दो शाखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो की फिर तीन शाखा होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस की उत्पत्ति का काल आधुनिक विज्ञान मानती है लगभग 8 लाख साल पहले। एक बात और ये मानती है कि होमो सेपियंस का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो अफ्रीका महाद्वीप से मिलता है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में होमो सेपियंस का निवास स्थान, प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है।